नमस्कार दोस्तों, साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम नई कहानी और परवर्ती उनके विविध कहानी आंदोलन, नई कहानी के परवर्ती और विविध कहानी आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनका प्रवर्तक और किस पत्रिका में छपा था, ऐसा ये सारी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। आइए इसके बारे में देखते हैं। नई कहानी आंदोलन कौन सा चला था, पत्रिका और प्रवर्तक देखते हैं। नई कहानी 1954 और इसके लेखक त्रयी में आते हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। अगला है आ कहानी जो 1960 में आई थी और इसके प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद बिमल। फिर आते हैं सचेतन कहानी का समय है 1964। यह आधार पत्रिका में आई थी, छपी थी और महीप सिंह इसके प्रवर्तक हैं। अगला है सहज कहानी 1968 में आई और नई कहानियाँ पत्रिका में छपी थी और इसके प्रवर्तक थे अमृत राय। अगला है समानांतर कहानी 1972 में इसका प्रादुर्भाव हुआ और सारिका पत्रिका में ये पहली बार प्रकाशित हुई और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। आगे आते हैं सक्रिय कहानी है, ये 1979 में आई और ये मंच पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राकेश वत्स इसके प्रवर्तक थे। फिर है जनवादी कहानी, ये 1982 में आई और इसके जो है जनवादी लेखक संघ प्रवर्तक थे। इसमें कई लेखकों का एक ग्रुप था। लेखक त्रय का अर्थ है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। आगे देखते हैं। माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को भी देते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला जिसमें 18 लेखकों की कहानियाँ शामिल की गई थी। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। ऊपर दिया जा चुका है नई कहानी के बारे में। मधुरेश के अनुसार, ये कथन है मधुरेश का, उन्होंने कहा है कि नई कहानी का समय मोटे तौर पर 1954 ईस्वी से 1963 ईस्वी की सीमाओं में बांधा जा सकता है। आगे रामचंद्र तिवारी ने नई कहानी के बारे में लिखा है कि सन 1954 की आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। ये बता रहे हैं कि जो सन 1954 की आगे की कहानी थी वही सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। कहानी और नई कहानियाँ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानियाँ दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की। ये जो नई कहानियाँ आंदोलन चल रहा था उसके बारे में। और कहानी पत्रिका ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और नई कहानियाँ जो थी वो दिल्ली से प्रकाशित होती थी। 1942 ईस्वी में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 ईस्वी में पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ये पहले एक बार 1942 में कहानी पत्रिका निकल चुकी थी इलाहाबाद से, फिर इसका 1954 में पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ यह कहा गया कि आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आविष्टित कर लिया है। शिल्प, सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से कहीं आगे है। यह कहानी पत्रिका में छपी हुई थी। ये कथन है। राजकमल प्रकाशन ने सन 1960 ईस्वी में नई कहानियाँ नामक पत्रिका निकाला था। देखिए, नई कहानी जो कहानी पत्रिका थी वो इलाहाबाद से निकलती थी और नई कहानियाँ पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। तो इसमें राजकमल प्रकाशन ने 1960 में नई कहानियाँ नामक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। मई 1961 ईस्वी में इस पत्रिका में वर्षगांठ विशेषांक में, इसकी जो वर्षगांठ थी 61 में, उसी के विशेषांक में ये लेख छपा कि आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से लिखे लेख में राजेंद्र यादव ने लिखा है। आगे राजेंद्र यादव जी का कथन है कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता देखने को आग्रह करता है। व्यक्ति को
उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों और आवश्यकताओं को संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं, यह आया है प्रथम नई कहानी। प्रथम नई कहानी में डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी है को हिंदी की पहली कहानी माना है। इनकी दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी है उसको डॉक्टर नामवर सिंह ने हिंदी की पहली नई कहानी मानी है। और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे जो 1960 में प्रकाशित हुई थी को नई कहानी की पहली कृति अर्थात पुस्तकीय रूप में माना है। आगे देखते हैं, इस विवाद में उषा प्रियंवदा कृत वापसी कहानी है जो उसका नाम भी आता है। ऐसा बता रहे हैं कि इस विवाद में जो नामवर सिंह माने कि उनकी जो है परिंदे 1960 की है और पहली कहानी शिव प्रसाद परिंदे ये कहानी संग्रह था और कहानी भी थी। और जो शिव प्रसाद सिंह की है वो है दादी माँ, इसको पहली कहानी माने हैं। और 1960 परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी को प्रथम कहानी संग्रह माने हैं। तो इसी विवाद में उषा प्रियंवदाकृत वापसी का नाम भी आता है। वापसी कहानी है इनका, उसका नाम भी लिया जाता है। आगे देखते हैं, नई कहानी की परिस्थितियाँ। इस समय आज़ादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता से के बोध से भर दिया था। अगला है तीव्र शहरीकरण। ये सारी कारण बता रहा है कि नई कहानी की परिस्थितियाँ कैसे नई कहानी उत्पन्न हुई, इसका परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों आई अन्य कहानियों के बाद जो सामान्य कहानियाँ चल रही थी। इस समय आज़ादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया। तीव्र शहरीकरण होने लगा था, इसके मूल पॉइंट हैं, कारण हैं जिस वजह से नई कहानी की उत्पत्ति हुई। तीव्र शहरीकरण होने लगा। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन, अलगाव जैसी समस्याओं से उन्हें संबंधहीन, एकाकी व निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि अपना गांव छोड़कर आए थे, वहाँ पर भाईचारा और एक दूसरे से पारिवारिक संबंध भी रहते हैं। और जब यहाँ गांव में आए, शहर में आए, तो यहाँ आने के बाद इन लोगों को अकेलापन महसूस होने लगा। और उन सब चीज़ों को देखते हुए जो समाज में घटित होता है वही लेखक अपनी कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। शहरी शिक्षित अगला पॉइंट है, उसका कारण नई कहानी की उत्पत्ति का। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्व की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित था। व्यक्ति स्वार्थी होने लगा धीरे धीरे और अपने हित चिंता की बातें ज़्यादा सोचने लगा, वो समाज के बारे में कम सोचता था। अगला पॉइंट है, नारियों के बारे में देखते हैं। नारियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा, पारिवारिक ढांचा टूटने लगा, यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। अब स्त्रियां अपना अस्तित्व भी बताने लगीं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, स्त्रियों का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। अगले पॉइंट पे देखते हैं, नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महती भूमिका रही है। इसमें उपजे भावबोध नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभावों को महत्वपूर्ण जगह दी है। अर्थात ये धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में होने लगी। अब इनकी विशेषताएं, नई कहानी की विशेषताएं और प्रवृत्तियां देखते हैं। नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है, देखते हैं कौन सी घोषणा है, कि अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल इस कहानी की विशेषता है। अनुभूति, प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया गया है नई कहानी में। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा
को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभवों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो कहानी है उसको जो है हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका जवाब मिलना चाहिए कहानी के माध्यम से। ऐसी कहानी लिखी जाए, इसीलिए नाई कहानी की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, मांस का दरिया कहानी है। कमलेश्वर की भूमिका में कमलेश्वर ने लिखा है। मांस का दरिया कहानी इन्होंने कमलेश्वर की कहानी है और उसकी भूमिका में कमलेश्वर ने लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत जीवन का यथार्थ बोध है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपनी जड़ों को उखाड़ने की त्रासदी और सामाजिक बंधनों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संत्रास, अजनबीपन व निरर्थकता बोध आदि है। इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि बड़े शहरों में जो मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपने बड़ों से उखड़ने की त्रासदी, जड़ों से अर्थात जहाँ से इनका मूल घर होता है, जहाँ के रहने वाले निवासी हैं, वहाँ से वो अपने घर को छोड़कर आकर शहरों में बस गए और वहाँ से जब उखड़ जाते हैं, जैसे कि हम किसी नर्सरी को उखाड़ कर दूसरी जगह रोप देते हैं पेड़ पौधे को, तो इसी तरह वो अपने परिवार से बिछड़ जाए। यहाँ पर जड़ों से उखड़ने का अर्थ है परिवार से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं और वहाँ की त्रासदी और सामाजिक संबंधों के अभाव से, और सामाजिक संबंध यहाँ पर आने के बाद सब अपने अपने घरों में रहने लगते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह जाता, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है कोई नहीं जान पाता। तो ऐसे सामाजिक जो संबंध थे उसमें अभाव उत्पन्न हो गया, मेल जोल खत्म हो गया और होने वाला अकेलापन, संत्रांस, अजनबीपन व निरर्थकता बोध आदि उत्पन्न हो गया। ऐसे समय में नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की, जो मानवीय संबंध हैं मनुष्य के, अपने अपने काम में सब व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ऐसे जो मानवीय संबंध जो विद्यमान थे वो बिखराव आ गए उसमें, और उसमें समस्या आ गई, बिखराव की समस्या। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हो गया। पारिवारिक संबंध भी उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगे। अब जो संबंध है उसमें भी देखें कि हमारे लिए कितना उपयोगी है परिवार, हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है, तभी वो हमारा परिवार है। नहीं तो अगर जैसे कोई अमीर हो गया शहर में रहते हुए, गांव का आदमी गरीब है, तो उससे रिश्ते भी तोड़ लेता है, जल्दी जाने का वहाँ जाना भी नहीं चाहता, मिलना भी नहीं चाहता। नई कहानी में रिश्तों की यह टूटन अत्यंत मुखर रूप में उपस्थित है। आगे देखते हैं, नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। देखते हैं ये कैसा बदलाव है पुरुष और नारी के संबंधों में। तो नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। उसका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। अगला पॉइंट है, शिल्प के स्तर पर बड़ा परिवर्तन हुआ, कथानक का ह्रास हुआ, नई नई तथा विभिन्न शैलियों और प्रतीकात्मक, बिंबात्मक और लयात्मक भाषा, ये सारे क्या हुए, विभिन्न शैली थी जो नई नई तथा विभिन्न शैलियाँ थीं। कैसी थी शैलियाँ? प्रतीकात्मक थीं, बिंबात्मक थीं और लयात्मक भाषा। यह प्रेमचंद की परंपरा के बजाय प्रसाद का अर्थ है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अज्ञेय की परंपरा के परिमार्जन में निर्मित शिल्प है। आगे देखते हैं, इस आंदोलन की सीमाएं भोगा हुआ यथार्थ के स्थान पर जल्द ही सोचा हुआ यथार्थ नजर आना अधिकतम शहरी मध्य वर्ग का ही चित्रण है। कई स्थानों पर अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूसना और दोहराव है।
आगे आते हैं नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर का विशेष योगदान। इसकी कहानियां हैं। अब इनको देखते हैं कि कहानियां कौन कौन सी हैं और इनका योगदान कैसा रहा। जिंदगी और जोंक, ये इनकी कहानी है। जिंदगी और जोंक, जो अमरकांत की कहानी है। इसमें आती हैं मछलियाँ, उषा प्रियंवदा की कहानी है। मेरा दुश्मन, ये कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी है। बादलों के घेरे, कृष्णा सोबती की कहानी है। आगे देखते हैं खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर की कहानी। गुल की पन्नों, धर्मवीर भारती की कहानी है। परिंदे, निर्मल वर्मा की कहानी है। ये एक समानांतर कहानी में जितने भी राइटर थे और उनकी कहानियाँ, इन्हीं सबको दिया गया है इसमें। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी। सामान प्रयाग शुक्ल की है। तीसरी कसम फणेश्वर नाथ रेणु, ये सारी शामिल हुई थी कहानियाँ एक समानांतर में। चीफ की दावत भीष्म साहनी, बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। इसको पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि इसमें वृद्ध विमर्श भी है कि एक वृद्ध महिला रहती है, उनकी माँ। और आगे आते हैं यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी। दूध और दवा, मार्कंडेय की कहानी। और एक और जिंदगी, मोहन राकेश की कहानी है। विजेता, रघुवीर सहाय की कहानी तथा सबरी, रमेश बख्शी की। टूटना, राजेंद्र यादव की। सेलर, राम कुमार की है। एक नाव के यात्री, गुलशेर खां सानी। एक ही नाव के यात्री उनका भी है। आत्मकथा है या लघु विधाओं से है। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं या तिवारी, ऐसे ही। और फिर हैं नन्हो, शिव प्रसाद सिंह, बदबू, शेखर जोशी। ये सारी कहानियाँ। प्रेत मुक्ति, शैलेश मटियानी की। भोला राम का जीव, हरिशंकर पारसाई है। ये सरकारी तंत्र पर एक व्यंग्यात्मक कहानी है। और ये सारी कहानियाँ शामिल थीं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिंदी।